हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सीमा मिश्रा। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के फर्स्ट जो यूनिट है उसका जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जो लिंगी रूढ़िबद्धता होती है उसका स्वरूप होता कैसा है। ठीक है, तो जो जैसा कि हमने अपनी क्लास में भी आपको बताया है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है उसका जो नेचर होता है वह प्लेस का और जो उसकी एजेंसियां होती हैं वो उस रूप में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि पहला हमने इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने पहला डाला है कि इसमें फैमिली, तो फैमिली कैसे स्टीरियोटाइप में काम करती है कि जैसे आपने देखा होगा कि फैमिली जो होती है वो क्या करती है कि स्टूडेंट्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ पता नहीं आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लासें कम मिल पा रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस लास्ट चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से फिनिश कर दूँ। तो नेचर ऑफ जेंडर जो स्टीरियोटाइप है उसमें ये जो फैमिली है वो क्या करती है कि जैसे जब लड़का या लड़की होती है तो उसके जेंडर के बेस पे वो उसके पालन पोषण में, उसके खान पान में, उसकी एजुकेशन में जो है डिफरेंस करती है। जैसे अगर पेरेंट्स के पास पैसा है, इकोनॉमिकल पोजीशन ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा कम है तो वो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा लड़के को देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप है कि वो इसकी नेचर कैसी होती है कि फैमिली के आधार पर इसमें डिफरेंस किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है फैमिली में कि लड़कों को फैमिली में जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है देन गर्ल्स से। ठीक है, और क्या होता है कि जो फैमिली में जन्म से लेकर के जब बच्चा बॉर्न होता है तब से लेकर के और जब उसकी मैरिज होती है या अदर जो चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो जब यहाँ तक कि जब डेथ होती है तो उसमें भी वुमेंस की जो चीज़ें होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं और जो मेल होता है उसके में अलग तरीके से होती हैं, और जो संतानोत्पत्ति होती है उसमें भी देखा जाता है कि डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा इसका जो रिसोर्स या समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं एजेंसी कौन होती है जेंडर स्टीरियोटाइप की। तो फर्स्ट एजेंसी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नेचर पूछा जाएगा तब भी आपको इन टॉपिक्स को, इन एजेंसीज को लेकर के आपको डिस्क्राइब करना है। और अगर इसकी एजेंसीज पूछी जाती हैं तो भी आपको यही जो एजेंसीज मैं बता रही हूँ यही इसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेचर पूछी जाती है जेंडर स्टीरियोटाइप की तो भी इसी तरीके से करना है। अगर पूछा जाता है कि कौन सी एजेंसीज होती हैं तो यही एजेंसीज होती हैं फैमिली, सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। तो फैमिली आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप फैमिली में होता है। ऐसे सोसाइटी में होता है कि सोसाइटी में क्या होता है जो गर्ल्स होती हैं उनके प्रति जो है अलग तरीके का बिहेवियर या अलग तरीके की फीलिंग, अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी जो है लड़कियों से अलग रखती है और लड़कों से अलग रखती है। तो ये भी स्टीरियोटाइप ही है, क्योंकि सुनते चले आ रहे हैं और वैसे ही जो है उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। समाज में, सोसाइटी में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको सोशलाइजेशन के लिए या उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए जो है उनको एक सफिशिएंट उनको अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उनको दिया जाता है। लेकिन लड़कियों को क्या होता है, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में नहीं दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर एक
1 ईयर का टाइम दिया गया कि हाँ भाई प्रिपरेशन कर लो आप, और अगर आपका अच्छी जगह हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन लड़कों के लिए या बॉयज़ के लिए, मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है। और सोसाइटी में क्या होता है कि पटराकी कार्य व्यवस्था चलती है, ये आपको पता ही है। हमारा जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है, और इसी कारण क्या होता है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, इसीलिए वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, और इसी को मोटिवेट सोसाइटी करती है, ठीक है। कल्चर जो है, कल्चर कैसे काम करता है कि जो कल्चर होता है उसमें भी जो है, हमने आपको बताया है कि बहुत सारे हमारे ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज पूजा पाठ ऐसे हैं कि जो है जिसमें जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बालिकाओं को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी कि लड़कों की दी जाती है। हमने बताया कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो लड़कों के द्वारा किया जाती है। अधिकतर हमारी जो कल्चर है उसमें सारे जो पूजा पाठ, सारे व्रत जो हैं, वो अधिकतर हमारा जो कल्चर है उसमें क्या है कि लड़कों के लिए ही है, ठीक है। और कल्चर के बेस पर ही जो गर्ल्स है उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्दा ही है, तो पर्दा लड़कों से कहा जाता है क्या कि आप पर्दा करो, नहीं कहा जाता। लेकिन वो एक कल्चर में चला आ रहा है कि गर्ल्स के लिए ये बात कही जाती है कि पर्दा प्रथा हमको अपनानी चाहिए। साथ ही साथ क्या ये भी एक कल्चर है कि जो बेटा होता है, सन होता है, तो वही जो है तारता है, यानी कि जो स्वर्ग है, अगर वो जो मृत्यु के समय पे जो भी ट्रेडिशंस कार्यक्रम होते हैं, तो वो अगर बेटा होता वो करता है तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, और गर्ल्स के होने पर ये सब जो है उसको इस तरह के बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। स्वर्ग देख किसी ने नहीं आया है कि क्या है, लेकिन ऐसा स्टीरियोटाइप या ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट है कि लोग ऐसा मानते हैं कि पुत्र ही जो है, बेटा ही जो है तारता है, और उसी के हाथों जो है व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसे रिलीजन भी जो है जेंडर स्टीरियोटाइप में एक एजेंसी का काम करती है। कैसे धर्म करता है? धर्म जो है वो धर्म के नाम पर भी जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है मोटिवेट किया जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है कि धर्म में ये है, हमारे रिलीजन में ही ये ऐसा है ना। तो धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो लोग डरते हैं कि अरे नहीं भाई, ये काम लड़का ही करता है तो लड़का ही करेगा, ठीक है। तो रिलीजन के नाम पे व्यक्ति डर जाता है। जो धार्मिक स्थल हमारे हैं उसमें भी जो देखा गया है, लड़कियों के साथ में, गर्ल्स के साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, अंतर किया जाता है। धार्मिक जो भी जितने भी रिलीजन प्लेस हैं उन पर गर्ल्स के साथ में जो रिलीजन जो फंक्शंस होते हैं या जो भी काम होता है उसमें जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं तो उनको उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। अधिकतर उसमें पार्टिसिपेट जो है वो बॉय ही करते हैं, मेल ही करते हैं। इंडियन जो रिलीजन है उसमें ऐसा मानता है कि जो अंतिम संस्कार है वो कौन करेगा? पुत्र ही करेगा। तो ये जो नेचर ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप थी वो हम इन 4 पॉइंटों के आधार पर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर नेचर पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एजेंसी जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए उत्तरदायी है, तो भी यही 4 एजेंसी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मेन स्टीरियोटाइप प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो हमारा जो भारतीय समाज है उसमें कौन सी मेन या मुख्य जो रूढ़िबद्धताएँ हैं या स्टीरियोटाइप हैं वो फेमस है या काम करती हैं। तो सबसे पहली इसमें है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि जो लड़का और लड़की है उसके विषय में जो एक बनाई गई असमान व एक तरफा ये धारणा रहती है कि लड़कों और पुरुषों यानी कि बॉयज़ और मेल को गर्ल्स या वुमेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है।
तो यह जो एक सोशोलॉजिकल जो एजम्पशंस जिसको कह सकते हैं, अवधारणा धारणा है जो, तो वो व्यक्तियों के विचार व लैंगिक रूढ़िबद्धता को ही दर्शाता है। क्योंकि ये चीज़ जो है स्टीरियोटाइप ही है कि जो कम आंकते हैं लड़कियों को और औरतों को, और बॉयज़ को और पुरुषों को ज़्यादा आंकते हैं। ये लिखा कहीं नहीं है, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी है उसको पुरुष प्रधान बनाने के साथ ही क्या होता है कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स की एजुकेशन और सोसाइटी में उनकी जो पार्टिसिपेट उनकी या उनकी जो सहभागिता है एवं जो फ्रीडम है उसको इफ़ेक्ट करता है। यह जो सोशोलॉजिकल स्टीरियोटाइप है वो देखा जाए कि बहुत अर्लियर या प्राचीन काल से जो शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक अपने अभी आप ध्यान दीजिए कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने समय से लेकर के और आज तक के समय में वैसी की वैसी चली आ रही हैं सोसाइटी में। और एक जो इंटेलिजेंट जो एक क्लास है ना, वो कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट एवं जेंडर इक्वालिटी की बात बार बार करे। अभी अपने यहाँ देखो सखी केंद्र में हुआ था, इक्वालिटी की बात हो रही थी। हम कहते भी हैं कि सब कुछ बराबर है, बहुत बदल गया है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के जो थॉट हैं, लोगों की जो फीलिंग्स है, उसमें चेंज आ जाए, उनके थॉट में, उनकी थिंकिंग में, सोच में बदलाव आए, और जो एक दूरदर्शी जो उसके विचार हैं, जो थॉट हैं, उनके प्रभाव में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो ये हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं कि जो मेन उसकी बात है। अब सेकंड हम इसमें बात करेंगे कि कौन सी रूढ़िबद्धता या कौन सा स्टीरियोटाइप इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है। तो एक चाइल्ड मैरिज भी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बाल विवाह, ठीक है। तो आज देखा जाए तो एक जो हमारे इंडिया है ये एक डेवलप्ड कंट्री कही जा रही है, लेकिन और जो अपना जो डेवलपमेंट है उसके साथ ही उसके कई जो सोशल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी चेंज आ रहे हैं, उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी सामाजिक या सोशल स्टीरियोटाइप जो हैं वो आज भी हैं, जिसके कारण पिछड़ापन है। और चाइल्ड जो मैरिज है उसका जो एक कॉन्सेप्ट है जो वो भले ही चेंज हो गया हो, किंतु उसका जो स्वरूप है वो एक तरह से आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। सोसाइटी में एक एस्पेक्ट ने एजुकेशनल जो अवेयरनेस हो करके जो चाइल्ड मैरिज है उसका भले ही उसको ख़त्म कर दिया हो कि नहीं सही है ये जल्दी विवाह करना, जल्दी मैरिज करना, मगर जो ये हम नहीं मान सकते कि ये स्टीरियोटाइप अभी ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं अभी भी हम ये मानते हैं कि जल्दी शादी कर दो तो बच्चे दबे रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सीख जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा जाते हैं, बड़े होते हैं तो अपनी राय देने लगते हैं, अपनी ओपिनियन देने लगते हैं, और उनको समझाना भी कठिन हो जाता है, वो सही से एडजस्टमेंट फैमिली में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी स्टीरियोटाइप ये चीज़ है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे डावरी सिस्टम की। डावरी सिस्टम में क्या है कि समाज में अभी भी डावरी ली और दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये रूढ़िबद्धता ही है कि हाँ नहीं, लड़की की शादी हो तो हमें कुछ देना ही चाहिए, है ना। शुरू में क्या था कि जो बड़े लोग थे, राजा महाराजा लोग, तो वो अपना एक शान समझ करके लड़कियों को जो है बहुत सारा मनी है, जगह है, और अपना जैसे राजा लोग होते थे तो अपनी एक फोर्स यानी कि जो सैनिक वगैरह है उनको दान कर दे देते थे डावरी के रूप में। किंतु समाज में क्या हुआ कि फिर ये चीज़ें जो सभी जो क्लास थे उसमें कंपलसरी हो गया कि भाई दहेज या डावरी तो देनी ही देनी है। तो उसमें क्या हुआ कि एक कंपलसरी जब बन गया तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया कि भाई लड़की की शादी अगर करनी है
तो भाई पैसा कुछ अरेंज करना है, सामान अरेंज करना है, तभी उसकी शादी हो पाएगी, वरना जो है नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर पिंडदान, यानी कि जो पिंडदान हेतु जो मतलब लड़के की महत्ता है, कि यानी कि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें कई प्रकार की इस तरह की स्टीरियोटाइप है, जिनमें एक ये भी है कि भाई एक लड़का होना बहुत ज़रूरी, चाहे जितनी भी लड़कियां हों, है ना। सामान्यतः आपने देखा होगा कि अगर जो जनरली अगर जिसके पहले लड़का हो जाता है तो वो सेकंड चाइल्ड करता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि यही मोच के द्वार खोल रहा है, वो हो ही गया है ना। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि इंडियन समाज में कि लड़का जो है वो मोच के द्वार खोलता है, और ये प्राचीन काल से ये चीज़ चली भी आ रही है, और ये दिमाग में माइंड में सबके भरी हुई भी है ना। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन ओनली फॉर हाउस होल्ड, यानी कि जो स्त्रियां हैं या जो महिलाएं हैं उन्हीं से अपेक्षा की जाती है कि वो जो है काम जो घर का है वो वही करें। ठीक है, वही करेंगी। और इंडियन समाज में ये माना जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जॉब करती हैं, मगर इसके बाद भी उनसे ये जो है एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि घर के काम जो है उन्हीं को करना चाहिए। तो ये कहीं लिखा तो है नहीं कि जो है वो घर के सारे काम है जो वो स्त्रियाँ ही करेंगी, मगर ये स्टीरियोटाइप है कि ऐसा सोचा जाता है और ऐसा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। लास्ट में है कि जो मैन बीइंग द केयर टेकर ऑफ द हाउस, यानी कि जो पुरुष है वही घर का पालनहार होता है, यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें पुरुष को ही घर का पालन करता या केयर टेकर या पूरा देखभाल के लिए उसको बनाया गया है कि वही करेगा। पूरे परिवार को उसकी हर एक उचित एवं अर्चित बात का समर्थन जो है करना है, चाहे वो गलत कह रहा हो चाहे सही कर रहा हो, और धीरे धीरे जो है सब लोग उसी की बात को मानने लगते हैं, और उसको अपनी बात कहने का सुनने का अधिकार है। पर वो परिवार से कुछ भी करा सकता है, जो वो ऑर्डर दे देगा वही पूरा होगा। ठीक है। तो ये थे मेन स्टीरियोटाइप प्रिवेंट इन इंडियन सोसाइटी की भारतीय समाज में कौन सी अभी भी स्टीरियोटाइप चले जा रही। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक है। तो एम्पावरमेंट मीन सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण मतलब जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में। तो ये इसके बारे में जैसे हमने पॉइंट लिख दिए हैं आपको कि राइट है तो राइट लेने का अधिकार हो, उनको नहीं है ना। डिसीजन लेने का अधिकार हो, जो नहीं है। स्वतंत्रता जो नहीं है वो भी होनी चाहिए उनका, है ना। इसका एम्पावरमेंट कि डिसीजन अधिकार हो, उनको डिसीजन लेने का अधिकार हो, उनको स्वतंत्रता हो, समाजीकरण का उनको हो, जैसे पुरुष प्रधान देश है तो ऐसा ना हो, है ना। साथ में जो कुरीतियाँ हैं वो सब कन्या भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, विधवा पुनर्विवाह वगैरह जो है ना, वो कि जैसे शुरू से ही कहा जाने लगता है कि कन्या पराया धन होती है ये वो, तो वो सब ऐसा ना कहा जाए। शुरुआत से ये स्टीरियोटाइप है, वो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, है ना, ये बायस है। तो ये एजुकेशन है कि जैसे एजुकेशन में कि जो शिक्षा है वो इक्वल दी जाए और उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा होगी, लड़कियां पढ़ेंगी, महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा ही होती है जिसके द्वारा जो है हम एम्पावरमेंट ला सकते हैं। और जेंडर एम्पावरमेंट का यहाँ पर महिला सशक्तिकरण से ही मतलब है। ठीक है, उसी से स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, उसी से एबिलिटी आ सकती है हर तरीके की, और उनको जो है स्वावलंबन और सशक्तिकरण बनाया जा सकता है। ठीक है। अब कार्य करने की जैसे स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्क, यानी कि महिला जो सशक्तिकरण है उसका एक प्रमुख पायदान कौन है कि रोक टोक, आज़ादी देना, उनको सुदृढ़ बनाना। तो यानी कि जो चूल्हा चौका गृहस्थी जंजाल जो है फंसकर क्या होता है कि हर एक से एक प्रतिभा होती है, वो बेचारी दम तोड़ देती है, वो थक जाती है घर के काम में ही, तो अपनी प्रतिभा कहाँ दिखाएं। और यदि उन्हें कार्य करना जो है करने का उनको मौका भी मिलता है तो उनको घर के ही काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के ही काम दे दिए जाते हैं कि अगर आप बाहर कर भी रही हैं
तो आपको घर के काम तो करने ही हैं। यानी कि आप 8-10 घंटे बाहर काम करके आ रही हैं, फिर घर में करिए, है ना। तो उनको इस तरह से नहीं करें, घर की काम थोड़ा स्वतंत्रता दें। जो काम वो करना चाहती हैं उसका उसमें सिलेक्शन करने को उनको थोड़ी फ्रीडम दें। ऐसे बहुत सारे जॉब उनके ऐसे लगते हैं कि घर वाले कहने लगते नहीं, तुम्हें होटल मैनेजमेंट नहीं करना है, तुम्हें होटल में मैनेजर नहीं बनना है, तुम्हें मिलिट्री में नहीं जाना है, या बहुत सारी ऐसी जॉब है घर वाले नहीं पसंद करते हैं। तो वो कह देते हैं कि मतलब नहीं इस तरह की जॉब कर सकते। तो उनको जो भी उनको पसंद हो, जिनके अंदर कैपेसिटी हो, जो भी इनका इंटरेस्ट हो, उनको फ्रीडम दी जाए। ये एम्पावरमेंट है ना। इकोनॉमिकल राइट हो, ये हमने उस दिन भी बताया था आपको सखी खेल वाले में भी, कि जो पैसा खर्च करने का, पैसा अर्निंग करने का, दोनों का जो है वो जो है राइट हो। साथ ही साथ जो वुमेन्स हैं उनके घर की जो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, तो अधिकतर कोई उनको राइट नहीं होता, मगर उनको राइट जो है मिलना चाहिए। उसी कारण क्या होता है कि उनके मनो मस्तिष्क में हमेशा ये छाया रहता है कि वह मजबूत नहीं है, और उनको अनसिक्योर की भावना फीलिंग हमेशा रहती है। अगर ये ऐसा ना हो तो वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी वजह से वो हमेशा अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करती हैं। तो जब उनके अर्जन करने का उनको अधिकार होगा, अर्जित जो संपत्ति है उसको खर्च करने का अधिकार होगा, तभी तो महिलाएं सशक्त बनेंगी, तभी तो एम्पावरमेंट आएगा। ठीक है। इसके बाद है हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता। ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण की जो माप है वो महिला स्वास्थ्य और उनके जीवन की गुणवत्ता से भी लगाया जा सकता है, कि जो मातृ मृत्यु दर है वो कम हो। पहले बहुत औरतें मर जाती थी बच्चा होने में या बीमार रहने में, उनको दिखाया नहीं जाता था। अब क्या धीरे धीरे पुरुषों की अपेक्षा उनकी जो ये दर है वो कम हो रही है। दवाएं दी जा रही हैं, उनके आराम के घंटे बढ़ रहे हैं, और स्वास्थ्य को समय समय पर जो है उनकी चेकअप होता है। तो ये चेंज आ रहा है, तो यही एम्पावरमेंट है। साथ ही साथ क्या है कि जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का मतलब है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। जो वुमेन्स हैं उनको आप देखो कि सदैव पराया और पुरुषों पर वे डिपेंड रहती हैं हमेशा, क्योंकि घर में जब मायके में होती हैं तब भी वो भाई और फादर इन सब में डिपेंड रहती हैं, और जब आफ्टर मैरिज क्या होता है वो हस्बैंड पर डिपेंड रहती हैं। तो जो ये एहसास दिलाया जाता है उनको कि जिससे कि वो सदैव साइकोलॉजिकल जो सुरक्षा होती है उसकी भावना से ग्रस्त रहती है, और आजीवन पूरे लाइफ होल लाइफ वो क्या होता है कि स्वयं को एक कॉन्फ्लिक्ट से और एक बोझ के उसमें अपने आप को समझती रहती है कि अरे हम इनके ऊपर बोझ है, उनके ऊपर बोझ है। तो अतः जो ये जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए उनको हमेशा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या नेचर होता है, या क्या कौन सी एजेंसियां हैं, और एम्पावरमेंट है क्या जेंडर, ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इंडियन सोसाइटी है उसमें कौन सी मेन है, तो हमने इसके अभी आपको इसकी भी देखो चर्चा की कि ये सारे मेन स्टीरियोटाइप हैं इंडिया में। ये क्योंकि ये आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप जाएंगे नहीं। तो जेंडर तो है ही, चाइल्ड मैरिज भी है, लड़कियों को जल्दी सोचते शादी करने की, लड़कों को नहीं, लड़कियों को कम मौका देते लड़कों को नहीं, है ना। डावरी सिस्टम भी वही है कि शुरू से ही उसी के लिए सब वो किया जाता है, और इम्पोर्टेंट सन का क्यों इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ग भेजेगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब गला सही हो जाए तो फिर मैं और बनाती हूँ आपको आगे के टॉपिक पर। अगर फिर भी इसको अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप पर्सनल हमसे कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं, जो कुछ भी इसमें आपको समझ में ना आया है। लेकिन बिना संकोच के, बिना डर के, कोई वो नहीं है। आप इसको अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं क्लास में लूँगी, और फिर उसके आगे का मैं फिर वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपका समय से कोर्स कंप्लीट हो सके। थैंक यू। ओके, बाय बाय।